मैं कहीं आइए, बैठिए। थैंक यू। प्रीतेश, जी मैम। थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैम, मेरा नाम प्रीतेश सिंह राजपूत है। मैं मुंगेली जिला के छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। सर मैं वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर के पद में पदस्थ हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में किया है। मैम, मेरा हॉबी छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाना और वेब सीरीज और फिल्म देखना है। ये बताइए, जी। आप ऑलरेडी सर्विस में हैं, जी मैम। डिप्टी कलेक्टर आप बन चुके हैं, जी मैम। तो सिविल सर्विसेज दोबारा क्यों? मैम, चूँकि जो डिप्टी कलेक्टर है वो स्टेट गवर्नमेंट का पोस्ट है, और मैम जब आईएएस में अगर मैं आता हूँ तो एक मुझे वृहद क्षेत्र मिलेगा जिसमें मुझे लगता है कि मैं लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे से और काम कर सकता हूँ। लेकिन आपने सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 2 ही प्रदेश भरे हैं। मैम, मैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आता हूँ। उसमें हम लोग को प्रोविज़न मिलता है कि हम एक होम कैडर एक दूसरा स्टेट बस डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं डाल सकते। अच्छा, तो ऐसा रूल्स के कारण है? हाँ, रूल के कारण। तो आप छत्तीसगढ़ से आते हैं, जी। क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं छत्तीसगढ़ में? मैम, मेन अगर देखा जाए तो एक जनजाति स्टेट है, तो वहाँ जनजातियों का विस्थापन के बारे में दिखाई देता है। दूसरा है मैम, जो वहाँ की जो भी शिक्षा है, उस जो स्टेट का शिक्षा है वो नेशनल के जो परसेंट है उससे कम ही है। तीसरा मैम, अभी जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो वहाँ का है वो आधारभूत संरचना उसका स्वास्थ्य का पूरा नहीं हो पाया है। मैम, एक दिखाई देता है कि जो नक्सलवाद है वो भी दिखाई देता है। मुख्यतः आदिवासी क्षेत्र है। जी मैम, वहाँ 32% आदिवासी क्षेत्र है। ये बताइए कि कल को आप वहाँ पोस्ट होते हैं एक आईएएस के तौर पर। जी मैम। और अभी भी आप डिप्टी कलेक्टर के पद पर तो हैं। जी मैम। तो अगर एक ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पे ट्राइबल कल्चर या आदिवासी जो समाज की जो रीतियाँ हैं जी, वो और आपका कोई प्रोजेक्ट क्लैश में आ जाता है, जी, जैसे कि आप एक खनन करना चाहते हैं, रोड बनाना चाहते हैं, लेकिन वो जो जगह है वो आदिवासियों के लिए पूजनीय है, जी, तो आप किसका साथ देंगे? अब मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि क्या उस प्रोजेक्ट को कहीं अन्य स्थापित किया जा सकता है। अगर सारे पैरामीटर देखने के बाद लगता है कि इसको यहीं पास बनाया जा सकता है, तो दूसरा ये देखूंगा कि कास्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है उसका, कि हमको उससे बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है कि उसके हमको जो समस्याएं ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। मैम, अगर कहीं हमको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है तो जनजातियों को मनाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि आपको इससे भी फ़ायदा होगा, और जो अगर उनको स्थापित किया जाएगा तो उनको एक पैच पे में ना करके पूरे एक समूह के रूप में किया जाएगा, जिससे उनकी संस्कृति और जो उनके संबंध पहले से बना हुआ है उसमें डिस्टर्बेंस ना आए। आप ये कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे आप ये कोशिश करेंगे कि आप जो वादे करके जाएंगे आदिवासियों से जी और वो पूरे होंगे? क्योंकि हो सकता है बीच में आपका ट्रांसफ़र हो जाए। मैम, इसके लिए अगर जिला स्तर में है तो एक परमानेंट कुछ सालों के लिए 5 साल या 7 साल के लिए एक समिति का गठन किया जा सकता है, जिसमें एक पदेन स्थापित किया जा सकता है कि जो भी कलेक्टर आएगा उसमें वो अध्यक्ष रहेगा ही, और वो हर 3 महीने या 6 महीने में उसका असेसमेंट करके रिपोर्ट सेंट्रल या स्टेट को देगा कि इसका बेनिफिट क्या हो रहा है और क्या जनजातियों की जो समस्याएं आइडेंटिफाई किया गया था उसका समाधान हो रहा है कि नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप अभी डिप्टी कलेक्टर के पद पर हैं। जी मैम। कुछ समय हो गया है आपको काम करते हुए। जी, जी। क्या क्या परेशानियां आपके सामने आई हैं? मैम, मैं 2 महीने के लिए एसडीएम के पद में भी था, तो उसमें सबसे पहले ये देखा गया था कि जो रेवेन्यू केसेस लेते हैं हम, वो उसका पेंडेंसी ज़्यादा है। मैम, दूसरा देखा गया था कि जो आम नागरिक अपने प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनवाने आते हैं उनको सही समय में नहीं मिल पाता, जिसके कारण कभी कभी उनको एडमिशन लेने में भी समस्याएं दिखती है। मैम, तीसरा है कि उनको जानकारी प्राप्त नहीं होता कि हमको किस कार्यालय में जाके कौन सा दस्तावेज बनवाना है। वो कभी कभी सीधा या तो कलेक्ट्रेट आ जाते हैं या एसडीएम ऑफिस ही आ जाते हैं, तो ये उनको भी पता नहीं है कि कौन सा दस्तावेज किस ऑफिस से बनेगा। तो क्या किया आपने इसके लिए? मैम, इसके लिए जो रेवेन्यू केसेस है
उनके लिए तहसीलदार और जो पटवारी और आयरा रहते हैं उनका मैं मीटिंग लिया था। उनको हिदायत दिया था कि अगर 15 दिन में बोला गया है कि आपको रिपोर्ट देना है तो 15 दिन में ही दीजिए, उसको और आगे पेंडिंग के तौर पर बढ़ाइए मत। मैम दूसरा जो दस्तावेज के बारे में है, तो हर कार्यालय के सामने एक सूचना पटल होता है, वहाँ सारे जितने भी दस्तावेज बनते हैं उनके सामने में लिखवा दिया गया था कि कौन सा कार्यालय में बनेगा और कितने दिन में बनेगा और किस अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं, साथ में उनका मोबाइल नंबर भी था। अब मैम ये 2 मैं किया था इसमें। ठीक, थैंक यू। ठीक है प्रीतेश जी सर। आपने सिटीजन चार्टर के बारे में सुना है? जी सर। तो जो आप कह रहे हैं कि सूचना पटल पे लिखवा दिया था, जी क्या वो सूचना पटल था या सिटीजन चार्टर था? सर सूचना पटल में एक सामान्य जानकारी रहता है कि उसमें क्या रहता है। मैं अपने तरफ से उसको सूचना पटल में भी लिखवाया था क्योंकि उसमें साथ में क्योंकि नंबर भी लिखवाना था। तो जी सर। वैसे इस तरह की जो जानकारियां जब हम सिटीजन के हित में लिखवाते हैं, जी सर, उसको सिटीजन चार्टर के फॉर्म में लिखवाते हैं। जी सर। जी है ना? जी। ठीक है, आप हिंदी लिटरेचर से हैं। जी सर। मैं अभी 1-2 पंक्ति बोलूंगा, जी सर। आपको उसका मतलब बताना है। जी अगर सर। आपने सुना हुआ है तो अच्छी बात, जी नहीं सुना तब भी कोई बात नहीं, आपको बताना है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। जी सर। लेखक या कवि जो भी है उन्होंने क्या सोच के ये लिखा होगा। जी सर। 1 कप टी मैंने दी तुमने पी, ही। सर जितना मैं समझ पा रहा हूँ इसमें जो बोला जाता है कि चाय में चर्चा, उसके ऊपर ये शायद लिखा गया है कि चाय में चर्चा कर रहे हैं 2 व्यक्ति हैं कि मैं एक अतिथि आया रहा होगा उनके से मिलने, तो उनको चाय बना के दिए और किसी ऐसे मुद्दे पर चर्चा किया जा रहा है जिसमें एक हास्य व्यंग की आया रहा होगा। ये जो है आजकल जो हमारा मानव संबंध है जी, उसमें जो बहुत सैलोनेस आ गया है, जी सर, ये उसके बारे में लिखा गया है जी, कि जब हम लोग मिलते हैं जी तो बस ऐसा है कोई भी आया तो बस चाय उसको पिला दिया, जी सर, उस गर्म जोशी से हम उसके साथ नहीं मिलते हैं। जी, ये बेसिकली उस चीज पर लिखा गया है। थैंक यू सर। खैर, आपने लिखा काउंसलिंग। जी सर। ये किस तरह का काउंसलिंग है? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, कैरियर काउंसलिंग है, क्या काउंसलिंग करते हैं? सर मैं मुख्यतः कैरियर काउंसलिंग में देता हूँ। जी। तो इसमें उनको बताते हैं कि क्या आगे उनको करियर परस्यू करना चाहिए? जी सर, अगर वो कहीं पूछते हैं तो उनको मैं जैसे उनको कभी कहीं पता रहता नहीं जो स्कूल या कॉलेज के रहते हैं, तो उनको मैं उसका जो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को बताते हुए उनको मैं एक अपना फीडबैक देता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं करके। ये पिछले कितने समय से आप कर रहे हैं? सर मैं लगभग क्लास 10वीं से कर रहा हूँ सर। अच्छा जी। तो आपने सैकड़ों लोगों को दिया होगा ये काउंसलिंग? सर सैकड़ों की संख्या में तो नहीं है क्योंकि मैं जिस गांव से आता हूँ वो थोड़ा छोटा गांव है, तो जो मेरे आसपास जो पहचान के थे वही आते थे। फिर मैं सर जब मैं डिप्टी कलेक्टर बना तो इसकी संख्या थोड़ा बढ़ी है अभी। अच्छा जी सर। ठीक है, आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी किया है, आपका बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर का है। जी सर। कई बार जब चुनाव नजदीक आता है तो सरकारें जो है वो लोन माफ कर देती हैं। जी सर। आपको क्या लगता है ये सही है या गलत? सर अगर आर्थिक स्थिति से देखा जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से, तो ये कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र के जो आर्थिक संरचना है और जो मजबूती है उसको कमज़ोर कर सकते हैं। सर इसमें ऐसा किया जा सकता है कि कुछ लोगों का जो सुभेद्य है, जो सुभेद्य श्रेणी से आते हैं, जो नहीं चुका सकते हैं, उनको कम किया जाए, ना कि सभी का। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी बड़े किसान हैं जो 10 लाख से भी ज़्यादा का क्रेडिट लिए रहते हैं, उनका ही माफ हो जाता है, किंतु कैपेबल रहते हैं अपना ऋण चुकाने के लिए। तो इसमें सर गवर्नमेंट को एक बैलेंस लेके चलना चाहिए। बैलेंस लेके चलना चाहिए, सबका माफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको फिल्म देखना पसंद है? जी सर। समाज जो फिल्म है वो समाज का प्रतिबिंब है? जी सर। या समाज फिल्म का? सर ये दोनों ही हैं, क्योंकि समाज जिस हिसाब से चलता रहता है उस हिसाब से मूवी बनते हैं, फिल्म बनते हैं, और कभी कभी फिल्म में जो दिखाया जाता है उसके अनुसार उसका इम्पैक्ट वह समाज पर पड़ता है। कुछ उदाहरण से बताएंगे? जी सर जैसे कि 1960-1965 के दशक में हरित क्रांति आया था, तो उस समय की मूवी में देखा जाता था कि जो किसानों के समस्याएं, जो हमारे एक गाना भी चला था सर कि मेरे देश की धरती सोना उगले, तो एक किसानों को लेकर बनाया गया था।
सर वर्तमान में जैसे कि अभी चल रहा है कि एक देशभक्ति वाला चल रहा है, तो मूवी में दिखाई दे रहा है कि जो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त से रिलेटेड मूवी ज़्यादा आने लगी है। ठीक है। अच्छा, जो पुरानी मूवीज हुआ करती थी, जी सर। मैं मेनली हिंदी मूवीज की बात कर रहा हूँ, बॉलीवुड की मूवीज की, और जो नई मूवीज आ रही हैं उनमें क्या परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? सर सबसे पहले कि एक टेक्नोलॉजी में अंतर आया है। पहले का जो मूवी रहता था वो ब्लैक एंड वाइट या उसका जो रिकॉर्डिंग का था वो उतना अच्छा नहीं होता था। अभी ये जो वीएफएक्स आ चुका है, टेक्नोलॉजी के अलावा जो सामाजिक चीजें हैं या जो वैल्यू वाली चीजें हैं, जी उस पे बताइए कि क्या अपने ऑब्जर्वेशन से कि क्या आपने महसूस किया? सर पहले का जो मूवी रहता था वो थोड़ा आदर्शवादी रहता था। अभी जो मूवी आया है उसका दृष्टिकोण थोड़ा यथार्थ हो चुका है, ये मेजर दिखाई देता है। कौन चीज ज्यादा अच्छा है, आदर्शवाद या यथार्थवाद? सर उसमें भी एक मेरे को लगता है बैलेंस चलना चाहिए, क्योंकि आदर्श उन्मुखी यथार्थवाद एक शब्द है, उसमें ले जाना चाहिए, क्योंकि पूरा यथार्थवाद होने से हमको हमारे समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता है। आदर्श होने पर एक लास्ट में हमको एक समस्या का समाधान के रूप में एक उपाय मिल सकता है। तो यथार्थवाद में समस्या का समाधान मिलेगा ना? सर यथार्थवाद में कभी कभी ऐसा होता है कि समस्या को वही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब यथार्थ में समस्या का समाधान नहीं हो पाया है तो उन्हें कैसे दिखा दें। तो आप अपने आप को क्या मानते हैं, आदर्शवादी या यथार्थवादी? मैं दोनों सर दोनों के बीच में मानता हूँ कि आदर्शवाद यथार्थवाद। आप मध्यम मार्ग में जाएंगे? मध्यम, जी सर। ठीक सर, थैंक यू सर। प्रितेश जी। जी सर। आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। जी सर। हिंदी साहित्य का क्या आप एप्लीकेशन देखते हैं जब आप एज ए सिविल सर्वेंट ऑन ग्राउंड कार्य करते हैं, तो उसका क्या एप्लीकेशन देखते हैं? सर जैसे कि सर ने भी बोले कि एक जो फिल्म होते हैं वो समाज का दर्पण होता है, वैसी टाइप जो साहित्य होता है वो भी समाज का दर्पण ही होता है। अगर हम किसी क्षेत्र का समाज पढ़ लेते हैं तो वहाँ के जो समाज के बारे में, व्यक्तियों के बारे में हमको जानकारी हो सकता है, उसका उपयोग हम प्रशासन में आसानी से कर सकते हैं। राजेंद्र यादव की गुलाम आपने पढ़ी? सॉरी सर, नहीं पढ़ा मैं तो। अभी ये देखा गया है कि जितने हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जी उसमें बर्फबारी एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस ईयर से काफ़ी कम रही है। जी सर। उसका कोई खास कारण आप बता सकते हैं? सर इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जो हम ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित कर रहे हैं उसके कारण जो पृथ्वी का वातावरण है वो औद्योगिक काल से पूर्व से अभी 1 से 1.5 डिग्री का ज़्यादा हो गया है सर, जिसके कारण जो बर्फबारी होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। एल नीनो और ला नीनो का कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं? जी सर। दोनों में क्या अंतर है? सर ला नीनो में जो भारतीय मानसून है उसमें वर्षा ज़्यादा होती है, जबकि एल नीनो में वर्षा कम होती है। पर उनका जो फंक्शनल मैकेनिज्म है कैसे कार्य करता है, एल नीनो होता क्या है, ला नीना क्या होता है, उसके बारे में जानकारी जी सर, ला नीनो में ऐसा होता है कि जो पेरू का तट है वहाँ पास गर्म धाराओं का प्रभाव होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो भारतीय मानसून है वो भारत की तरफ, भारत में जो ITCZ जो बनता है वो मानसून को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण अरब सागर से होते हुए वो जल की अतिरिक्त जो वाष्पन है उसको अवशोषित करके भारत में वर्षा ज़्यादा कराती है, और एल नीनो में इसके विपरीत होता है। ठीक है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व के 4 कंपोनेंट्स का नाम बता सकते हैं? सर डॉलर के रूप में होता है सर, दूसरा एक बॉन्ड के रूप में होता है, तीसरा गोल्ड के रूप में होता है सर, चौथा IMF में भी कुछ होता है इसका? सर होता है सर, SDR का नाम सुना है? हाँ सॉरी सर, मैं याद नहीं कर, SDR होता है सर। ओके। यदि आपने कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, जी सर, बिजनेस के लिए आपको इनिशियली लोन की आवश्यकता है, जी सर, तो मैं आपको 2 साल का अगर मैं डेटा दूं, 2022 अगर इन्फ्लेशन 6% पे थी 2022 में, जी सर, और 2023 में इन्फ्लेशन 4% पे थी, तो आप किस समय आपको लगता है कि आपके बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए परिस्थितियां ज़्यादा अनुकूल हैं? सर जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तब। इसका कारण बता सकते हैं? सर जब इन्फ्लेशन ज़्यादा रहता है इसका मतलब है कि मार्केट में पैसा की कीमत ज़्यादा, पैसा ज़्यादा है, तो अगर पैसा ज़्यादा रहता है तो जो आम नागरिक रहते हैं वो ज़्यादा खरीदी करते हैं। लोन के संदर्भ में क्या असर रहता है इन्फ्लेशन का?
सर लोन के संदर्भ में लोन लेना आपके लिए आसान होता है या ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यदि इन्फ्लेशन जी बढ़ती है तो? सर, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बैंक रेट को कम किया जाता है, तो बैंक रेट कम करेंगे तो हमको लोन लेने में आसानी होगा। बैंक रेट कम करा जाता हाँ जी सर। ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या अंतर है, आप बता सकते हैं? सॉरी सर, किसका बोले, मैं ध्यान करें। ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जी सर। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। सर, ऐसा बोला जाता है कि अगर हम किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, किसी दवाई का या उर्वरक का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो जो उनसे जो मरने वाले रहते हैं, जिसके लिए हम यूज करते हैं, वो उस दवा के प्रति अपने आप में रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, जिसके कारण कुछ समय बाद उन पर उन दवाओं का असर नहीं हो पाता है। इसको AMR कहा जाता है। आखिरी सवाल आपके लिए। जी सर। न्यूज़ में देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन है वहाँ का इनविटेशन रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन करने की बात करी है। जी उनका कहना है कि ये सांप्रदायिकता को बढ़ाने का एक जरिया है, जी जी। तो इसमें हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? सर, चूँकि जो भारत में श्री राम जी का जो व्यक्तित्व और उनका जो मान्यताएं हैं वो एक आदर्श के रूप में, किसी धर्म के रूप में नहीं है। जो उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, जो उनके आदर्श है, जो उनसे शिक्षा मिलती है, उसको हमें एक मानव के रूप में देखना चाहिए, ना कि किसी धर्म के रूप में। तो मुझे लगता था सर कि उनको ऐसा तो करना चाहिए था। न जाना है न जाना उनकी व्यक्तिगत है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रतीश जी, आपने लिखा है आपने काउंसलिंग दिया है क्लास 10 से। जी। आप अंतर बता सकते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या है? मैम, गाइडेंस ऐसा होता है कि उनको मंजिल पता रहता है, बस हमको रास्ता बताना रहता है कि किधर से जाएंगे। और काउंसलिंग में वो द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, तो उसका निराकरण करते हैं, तो उसको काउंसलिंग बोलते हैं। अच्छा, आपने कोटा का नाम सुना है? जी मैम। क्या प्रॉब्लम्स की वजह से अभी वो न्यूज़ में रहा है? मैम, वहाँ ऐसा देखा गया है कि कुछ ही दिनों में, मतलब फ्रिक्वेंटली वहाँ जो छात्रों का है वो सुसाइड का संख्या बढ़ गई है। वहाँ काउंसलर्स की प्रेजेंस कुछ फ़र्क डाल सकती है? मैम, फ़र्क तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर उनको काउंसलिंग किया जाता है, अगर उनके एडमिशन से पहले साथ में उनके माँ बाप की भी काउंसलिंग किया जाता है तो ये संख्या में कमी आने की संभावना है। ये किस तरह की काउंसलिंग में आएगा? मैम, आपने करियर काउंसलिंग किया है, ये किस तरह की काउंसलिंग में आएगा? मैम, ये कैरियर के साथ साथ उनके जो लाइफ का है उसमें भी आएगा। अच्छा, आपने वोकेशनल गाइडेंस का नाम सुना है? वोकेशनल ट्रेनिंग? जी मैम। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? जी मैम, किया जा सकता कैसे? है। मैम, वोकेशनल ऐसा होता है कि उनको जो शिक्षा होता रहता है उसमें साथ में जो वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें जो मांग है, अर्थव्यवस्था की मांग के अनुसार उनको शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर महिलाओं को अगर ऐसी दिया जाए, जैसे कि अगर उनको एयर होस्टेस हो गया, अगर उनको कुछ टीचिंग में जाना है, अगर उनको किसी और अगर हेल्थ सेक्टर में जाना है या आतिथ्य सेक्टर में जाना है और उनको शिक्षा के साथ साथ दिया जाता है, तो उनका शिक्षा कंप्लीट होने के बाद ही वो उस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो उनको आर्थिक और साथ में समाज में सम्मान में बढ़ोतरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। इंटेलिजेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस क्या ज़्यादा ज़रूरी है और इनमें क्या अंतर है? मैम, समझा, दूसरा शब्द समझा नहीं। इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस, जी, दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है आपके नज़रिए से, जी एक सिविल सर्वेंट के लिए? जी मैम, इंटेलिजेंट मतलब वो किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है उसके ऊपर रहता है, अपने तर्क शक्ति के, लॉजिकल जिसको बोलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब होता है मैम कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर हम उनकी समस्याओं को अपने में कितना महसूस कर पा रहे हैं, कि उस किस स्थिति में है सामने वाले व्यक्ति। तो मुझे प्रशासन में ऐसा लगता है मैम कि इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपने बताया आपका जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है, जी मैम, वहाँ पे नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम है। जी मैम। क्या कारण है? मैम, इसका कारण मैं 4-5 बिंदुओं में देखना चाहूँगा। सबसे पहला है कि वहाँ का जो विकास है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में नहीं हो पाया है। दूसरा, हमेशा जनजातियों का ये बोलना रहता है कि हमारे जल जंगल ज़मीन को छीना जा रहा है।
मैम तीसरा ये है कि वहाँ जो प्रशासनिक शिथिलता देखने को मिलता है कि हर क्षेत्रों तक प्रशासन पहुँच नहीं पाया था उस समय तक, जिस समय तक नक्सलवाद पहुँच गया था। मैम चौथा है कि जो उनके शिक्षा और स्वास्थ्य का जो स्ट्रक्चर है उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, उनका पहुँच कभी कभी तक हॉस्पिटल तक भी नहीं हो पाता है। और पांचवा मैम है कि जो कभी कभी ऐसा न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि राजनीतिक साठगांठ भी देखने को मिल जाता है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सुना है? जी मैम। क्या होता है? मैम किसी योजना को लाते हैं अपन, किसी योजना या प्रोजेक्ट को, तो इसका कितना इम्पैक्ट समाज के ऊपर पड़ेगा, इसका जब असेसमेंट करते हैं इसको बोला जाता है। इसका क्या एम क्या है इसका? मैम ये देखा जाता है कि उनका जो योजना लाया गया है, जिस उद्देश्य से लाया गया है, क्या उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा, उसका नकारात्मक कितना हो सकता है, ये देखा जाता है। किस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब नागरिकों के ऊपर, समाज के ऊपर, संस्कृति के ऊपर। अच्छा, आपने एवरग्रीन रेवोल्यूशन सुना है? जी मैम। क्या है एवरग्रीन रेवोल्यूशन? मैम हरित क्रांति में जो हमारे नकारात्मक पक्ष थे उसको दूर करते हुए एक सदाबहार खेती को बढ़ाने के लिए, सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए, जिससे पर्यावरण के साथ साथ हम कृषि उत्पादक को भी बढ़ाया जा सके, ये इसकी क्रांति को। नेगेटिव्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या क्या थे? नेगेटिव्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मैम सबसे पहला था कि जो उर्वरक और रसायनों का खपत बढ़ गया था, जिसके कारण पर्यावरण और मृदा पर नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा था मैम कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो कुछ क्षेत्रों में था, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में, उसका इसके कारण जो असमानता आया था उसको दूर करना था। ये दो मेजर था। और तीसरा मैम था जो मैकेनाइजेशन अभी पूरा भारत में नहीं हो पाया है, उसको लाना था। क्या हम कह सकते हैं कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन इज मूविंग फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी? हम कह सकते हैं। साथ में इसमें एक मैं और शब्द जोड़ूंगा कि जो किसानों के जो आर्थिक स्थिति उसको सुदृढ़ भी करना। आपने मून लाइटिंग वर्ड सुना है? मैम शब्द सुना, मून लाइटिंग क्या है? मैं भी याद नहीं कर पा रहा। मैं मून लाइटिंग ऐसा कुछ सुना था, तो बाकी याद नहीं है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। प्रीतिश, कौन सी वेब सीरीज अभी आपने रिसेंटली देखी? सर मैं रिसेंटली एक एस्पिरेंट 2 सीजन 2 आया था, वो देखा था। और एक पंचायत भी आया था, पंचायत का सीजन 2 वो देखा हूँ। मिर्ज़ापुर भी देखी है आपने? हम पहले देखा था सर, अभी रिसेंटली में तो नहीं देखा हूँ। अच्छा, मिर्ज़ापुर से क्या आप लेसन लेना चाहेंगे? सर चूँकि मिर्ज़ापुर एक क्राइम थ्रिलर मूवी है कि उसमें राजनीति की भी तड़का लगाया गया है, तो उसको समाज में सर ऐसा कुछ देखने को डायरेक्ट नहीं मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट जो समाज के लिए हो। वो एक मनोरंजन के रूप में देखा हूँ सर उसको मैं। कोई मैसेज उससे नहीं मिलता है? सर मैसेज के रूप में मैं ये देख सकता हूँ कि एक प्रशासक के तौर पे कि मुझे क्राइम और प्रशासन को एक साथ नहीं करना है। अगर मैं प्रशासक हूँ तो मुझे क्राइम को कम करना है, न कि उसको बढ़ावा देना है कि हम उसका फ़ायदा अपने इलेक्शन में उठाने दें या उनके जो बिजनेस रहता है आर्म्स का उसको बढ़ावा दें। आप ये बताइए मुझे, आप डिप्टी कलेक्टर को अब छोड़ के आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? सर चूँकि डिप्टी कलेक्टर में एक सब डिवीज़न तक ही मुझे काम करने को मिलता है। अगर IAS बनता हूँ तो DM के साथ साथ मुझे नीति निर्माण। वो तो आप डिप्टी कलेक्टर से भी आगे प्रमोट होंगे। आप अपने स्टेट से हैं, अपने स्टेट में सर्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को बेटर समझते हैं जी। और IAS में भी तो आपको एक स्टेट कार्डर मिलेगा जहाँ मेजॉरिटी टाइम आप किसी स्टेट में ही रहेंगे। तो मतलब क्यों आपको IAS प्रेफर करना है? जी सर, चूँकि सर IAS प्रमोट हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे अभी छत्तीसगढ़ में रेंड है सर, उसमें कम से कम 25 से 30 साल लग जाएंगे। और सर उसके बाद अगर मैं बनता हूँ तो मेरे लिए सीमित समय रहेगा आगे काम करने का। लेकिन अभी IAS बनता हूँ सर, तो एक मुझे लंबा कैरियर मिलेगा जिसमें मैं बड़े क्षेत्र में काम कर सकूँगा। तो आपको पद बड़ा चाहिए? सर पद बड़ा तो चाहिए सर, लेकिन उसके साथ जो मुझे रीच मिलेगा आम जनता तक पहुंचने का, साथ में अगर मैं IAS बनता हूं सर तो मुझे कुछ ही समय में एक नीति निर्माण के अंग में बन सकता हूं सर। इसमें EWS जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें क्या कहा गया था? क्या चैलेंज था और क्या कहा गया था? सर चैलेंज ये था कि
पहला चैलेंज सर 2 चैलेंज किया गया था उसमें कि जो 50% का कैप सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाया गया था इंदिरा साहनी केस में, उसको ब्रीच किया गया है। दूसरा सर था कि एक समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें EWS सिर्फ जनरल मतलब कि जो ST SC OBC से इतर व्यक्ति जो आते हैं उनको दिया गया था। तो इसमें कहा गया है सर कि जो पहला बोला गया है कि 50% वो सिर्फ सामाजिक और आर्थिक आरक्षण के लिए लागू होता है, ना कि EWS में जो केवल आर्थिक के लिए। और दूसरा में कहा गया था कि समानता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये आर्थिक के लिए है और इसको बाद में बढ़ाया जा सकता है बाकी वर्गों के लिए भी। तो संविधान में कोई आर्टिकल भी है जो इससे डील करता है? सर आरक्षण के लिए मैंने 15(4), 16(4) और 16(6) है। EWS के लिए? EWS के लिए 16(6) और 15(6) है। संविधान का 9th शेड्यूल जो है वो आपने सुना है? जी सर। क्या है उसमें? सर 9th शेड्यूल एक सर उसको मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ नाम उसको मैं लैंड रिफॉर्म के लिए जो लाया गया था, तो उसको इसलिए लाया गया था कि अगर 9th शेड्यूल में किसी अधिनियम को डाल दिया जाता है तो उसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका एक मतलब रिव्यू नहीं किया जा सकेगा। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। प्रीतेश ये बताइए, जैसे आप PH कैटेगरी से हैं, लो विजन वाली कैटेगरी में मैंने आपको देखा है अभी इसमें। जी सर। तो क्या प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कुछ बेटर हो रहा है, या जिनको एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या कुछ फेस करना पड़ता है, और क्या अब आप भी एक पद पर हैं तो आप इसको कैसे बेटर कर सकते हैं ताकि औरों को ये प्रॉब्लम ना आए? सर सबसे पहला जो समस्या देखने को मिलता है मुझे सर एक सामाजिक है, एक सामाजिक अलगाव के रूप में सामाजिक अलगाव का अनुभव करते हैं जो इस कैटेगरी से आते हैं, और जो समाज के व्यक्ति भी उनको ना हीन भावना से देखते हैं। सर दूसरा है कि मैं प्रशासन में देखा हूँ कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके आवागमन की सुविधा बहुत कम है। ये उनके जो व्हील चेयर रहते हैं या अगर हैंडल लगाते हैं जो दीवारों में जिसको पकड़ के चल सकते हैं, इसकी सुविधाएं बहुत कम हो रहती है। सर इसके लिए भारत सरकार द्वारा जो एक सुगम भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सारे बिल्डिंगों में ऐसा सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। आजकल राम मंदिर का काफ़ी है, आपको 22 जनवरी को आई थिंक वहाँ पे इनॉग्रेशन भी हो रहा है। जी सर। कहीं आपको ये नहीं लगता, एक व्यक्तिगत आपसे पूछ रहा हूँ, कि राम मंदिर की जगह इसका नाम राम सीता मंदिर होना चाहिए? चूँकि सर ऐसा माना गया है कि वहाँ अयोध्या में जन्म सिर्फ राम जी का हुआ था, और उस जन्म के लिए ही उसको बनाया जा रहा है कि जन्म की पहचान देने के लिए, इस कारण उसका नाम राम मंदिर दिया गया है। एक और चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए आपका कोई फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आपको दिया गया है वो वायलेट हो रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे सबसे पहले? सर हम दोनों जगह जा सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सर हम अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं, और जो हाई कोर्ट है वो 226। तो दोनों में डिफरेंस क्या है 32 में और 226 में? इसके अलावा सर इसके अलावा जो सर हाई कोर्ट को थोड़ा इससे ज़्यादा पावर मिला है 32 हाई सुप्रीम कोर्ट से। सर मैं भी ऐसा क्यों, पावर ज़्यादा क्यों है, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर मैं उसको याद भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसको पढ़ा था सर, इसको जाके देख लो। चलिए एक आखिरी सवाल बताइए, आप लव मैरिज में विश्वास रखते हैं या अरेंज मैरिज में? सर चूँकि मैं अभी कमिटेड हूँ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं तो लव मैरिज में करता हूँ। तो मतलब आपको क्या लगता है कि अरेंज मैरिज में जैसे एक माँ बाप का कंसेंट रहता है, वो बेटर जज हो सकते हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो लव मैरिज में वो चीज़ कई बार नहीं होती, तो आपको नहीं लगता कि? सर ये एक मैटर है सर कि ये होता है, लेकिन सर लव मैरिज में ये भी बेनिफिट है कि लड़की और लड़का एक दूसरे को पहले से अच्छे से जानते रहते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं कि नहीं। ये सुविधा अरेंज मैरिज में नहीं मिल पाता है। और ऐसा नहीं है कि सर कि लव मैरिज में माता और पिता का कंसेंट ना रहे, जैसे मेरे केस में सर उसमें घर में बात हो चुका है कि माता पिता भी एग्री हैं इसमें। थैंक यू सर।
प्रीतेश, जी मैम। अखबार पढ़ते हैं? जी मैम। बताइए ऐसी कौन सी 3 खबरें हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी जाननी? मैम आज का या फिर कोई भी नहीं? आज के अखबार से बताइए। मैम आज में जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान का सर्वे का रिजल्ट दिया गया कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है। इससे एक जो देश या जो नगरीय क्षेत्र उनका कम है, तो एक अंदर से आता है कि हमारा क्षेत्र क्यों कम है, तो एक उनको लगता है कि हम लोग भी अच्छा कर सकते हैं। मैम दूसरा है कि एक जो अभिव्यक्ति वाला पेज रहता है, उसमें हमको जानने को मिलता है कि हमारा कि देश में क्या चल रहा है और हम क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। मैम तीसरा ये देख सकते हैं कि जो नहीं, आप मुझे बता दीजिए बस 3 खबरें कौन सी हैं? अच्छा खबरें मैम, मैं स्वच्छता अभियान वाला था मैम। दूसरा था कि क्रिकेट में भारत ने मैच जीत लिया है कल का। मैम तीसरा था अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, थोड़ा ही पढ़ा था। कोई बात नहीं। थैंक यू। ये बताइए आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करा है? जी मैम। एरोपोनिक्स क्या होता है? क्या मैम? एरोपोनिक्स। अच्छा एरोपोनिक्स मैम। मैम ऐसा है कि जो हमेशा ये देखा जाता है कि जो फसल है वो मिट्टी में लगाया जाता है, तो एरोपोनिक्स है जो कि हम वायु में लगाते हैं। उसके लिए जो उसके जड़ें रहते हैं उसमें समय समय पर स्प्रे करके जल में उसके इंग्रेडिएंट घोल के उसको पोषण देते रहते हैं। क्या इसके अलावा भी 1-2 टेक्निक्स आप मुझे ऐसे बता सकते हैं जो क्योंकि आप जी। एग्रीकल्चरल इंजीनियर रह चुके हैं, और आप बता पाएंगे कि क्या 2-3 ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अभी आम नहीं है लेकिन हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है? जी जैसे एरोपोनिक्स बोले, उसमें एक हाइड्रोपोनिक्स होता है जिसमें जल में करते हैं। एक टेरेस गार्डनिंग करके होता है जिसमें जो शहरों में उसको लगाया जा सकता है, छोटे क्षेत्र में बागवानी की जा सकती है। मैम तीसरा एक होता है कि एक बोलते हैं कि जो वर्टिकल रहता है, हमारे जो दीवार रहते हैं उसमें भी कृषि कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दीवार का जो रहता है उसका उपयोग कर ही नहीं पाते हैं, तो लैंड की कमी होने पर हम दीवारों का भी उपयोग कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल, किस बात का खेद है आपको? किसी बात का रिग्रेट है? मैं अभी तो इसमें से देखा नहीं हूँ मैं कि रिग्रेट हो जाएगा, अगर सोचूंगा तो सोचने में बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, तो फिर बताएं किस बात पे खुश हैं आप? मैं खुश हूँ कि मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दिला रहा हूँ, और दूसरा कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है प्रीतेश, आपका इंटरव्यू हो गया है। ओके, थैंक यू। आइए बैठिए। थैंक यू मैम। कैसा रहा प्रीतेश? ठीक था लगा मैम, बस एक थोड़ा कुछ लगा कि कहीं फंबल किया हुआ है। नहीं, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। जी। वेरी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। जी। देखिए आपके साथ बहुत सारे एडवांटेजेस तो हैं ही, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जी। स्टेट सर्विसेज में अच्छे पद पे हैं, कार्य कर रहे हैं, जी। है ना, आपको बाकी भी सारी सरकारी सुविधा है, जी। प्लस जी। आपका खुद का कंटेंट और कंटेंट डिलीवरी, इंटरव्यू, कन्वर्सेशन, बॉडी लैंग्वेज, फेस टोन सब बहुत बढ़िया है। थैंक यू। तो हम लोग ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं ढूंढ पाए जी। कि जिसमें हम आपको बोलें कि ऐसा करिए वैसा करिए, और मुझे ऐसा लगता है आपको ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है भी नहीं, जी है ना। कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छा चल रहा होता है, किसी खराब सजेशन की वजह से कई बार हम गड़बड़ कर लेते हैं, है ना। ऐसा मत कीजिएगा, आप अच्छा कर रहे हैं। कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपकी परफॉर्मेंस को ज़रा सा इम्प्रूव कर देंगी। जैसे जब आप बोल रहे हैं तो थोड़ा आवाज़ अगर आपकी थोड़ी तेज़ हो जाए, हाँ जी, है ना, क्योंकि कई बार जो उम्र होती है पैनलिस्ट की, वो हमारी तरह यंग नहीं रहते हैं, तो कई बार सुनने में थोड़ा सा वो हो सकता है, तो आपको थोड़ा तेज बोलेंगे तो और कॉन्फिडेंट भी लगेंगे और उनको भी कन्वीनियंट रहेगा। फिर आप जैसे बीच बीच में ना बहुत तेज बोल रहे थे, जब आपको क्वेश्चन आ रहा था तो आपको खट 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 जवाब आ रहा था, तो जब क्वेश्चन आता भी है, आंसर पता है, लेकिन बहुत फास्ट ना बोल के थम के बोलना है, और कोशिश करनी है पॉइंट्स में तोड़ के बोले, जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगे कि आप फास्ट हो रहे हैं, है ना, उससे आसानी होती है। अदरवाइज बहुत ही बढ़िया है आपका। जी। आपका कोई सवाल हो तो पूछिए। नहीं मैम, कुछ तो ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया है। ज़्यादा प्रैक्टिस कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल जैसे आप हैं बिल्कुल ऐसी ही तैयारी के साथ आप वहाँ पे चले जाइए, अच्छे नंबर मिलेंगे। जी। बेस्ट विशेस। थैंक यू सर।